नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और डिजिटल बोर्ड पर अपनी पहली क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बुक होगी आपकी बीएससी वाली होगी। हमने ऐप के अंदर 2 बुकें कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बुक जो डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण वाली बुक है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसको जल्द ही अपन कंप्लीट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी सेकेंड ग्रेड मैथ का जो कंप्लीट कोर्स है उसके बारे में आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स आपको सिर्फ 471 रुपये के अंदर मिल रहा है। टेस्ट सीरीज मैथ की 371 रुपये के अंदर और नोट्स प्लस 2500 टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ये ऐसे नोट्स जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर पहले आरपीएससी के अंदर, वो उनकी प्राइस सिर्फ 351 रुपये होगी। ये अपने जो टीम के व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से आप डायरेक्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। और अब ऐप के अंदर अपने चीज़ें चल रही हैं। टेस्ट सीरीज में आपको विद सॉल्यूशन आपको चीज़ें मिल रही हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे टॉपिक अपना। अब हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। बुक है अपनी नई। एग्जाम के अंदर हम बात करें सेकेंड ग्रेड के अंदर तो इसमें से लगभग आप मानकर चले 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार वो 4 पूछ लेता है, कई बार 5 पूछ लेता है, लेकिन ये रेशियो रहेगा लगभग 4 के आसपास क्वेश्चन इस बुक से पूछे जाएंगे। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट बुक होगी और आने वाले लगभग 9-10 क्लासेज के अंदर ये अपन बुक कंप्लीट करने वाले हैं। अब ऐसे ही बुकें चलेगी, 9-10 क्लासेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। और ऐप के अंदर रेगुलर क्लासेज अपनी आ रही हैं। 9 से 12th वाला पोर्शन हम वहाँ पर लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। 9th वाला पोर्शन रहता है, 11th-12th वाला लगभग अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बीएससी की भी 2 बुकें कंप्लीट हो गई हैं। अब ये बीएससी की तीसरी बुकें अब 10-10 दिन 12-12 दिन के अंदर आपकी बुकें कंप्लीट होगी और लगभग अप्रैल मई तक अपन कंप्लीट सिलेबस अपना कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके लिए रिवीजन क्लासेस होंगी। तो बहुत कुछ इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल होने वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अवकल समीकरण आप कहेंगे किसे, अवकल समीकरण कहते किसे हैं, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले भी अवकल समीकरण डेफिनेशन क्या होती है। अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण की डेफिनेशन देखिए, उससे पहले आपको 2-3 बातें ध्यान में देखनी पड़ेंगी कि अवकल समीकरण की डेफिनेशन से पहले कुछ चीजें। एक आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये तो हो गया स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर कौन सा होता है? ऐसा चर जो जिसके मान आएंगे वो किसी अन्य चर पर डिपेंड नहीं करे। अब सीधा अगर मैं बात करूं, यहां पर देखिएगा, कोई भी आप बात करें, एक डिपेंडेबल हो गया। यहां पर मैं बात करता हूं y बराबर x²। ठीक है, अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी भी डिपेंडेंट चर कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। यहां पर देखिए, मैं x के मान कोई भी रख सकता हूं। x बराबर मैं 0 रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं। ये x के मान आप कोई भी रख सकते हैं। यानी x क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट हो गया। यानी आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन जो y के जो मान आएंगे वो किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है। यानी x के मान जो रखेंगे, जैसे आपने y का मान आपका x बराबर 0 रखा तो y का मान आपका क्या गया, 0। अगर आप 1 रखते हैं तो y का मान 1 आ गया, 2 रखेंगे तो y का मान 4 आ गया, 3 रखेंगे तो y का मान 9 आ गया। तो देखो ये y है वो किस पर डिपेंड है, ये x पर डिपेंड है। यानी x के जो मान रखेंगे उसी के आधार पर y के मान आएंगे। यानी अब x का 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखेंगे तो 4 आ गया। लेकिन x क्या था, यहां पर x के मान आप कोई भी रख सकते हैं, x बराबर 0 कोई भी चुन लीजिए। लेकिन y ऐसा नहीं है भी आप y बराबर 2 कह दोगे, y का मान 2 आ गया, नहीं, x का मान आप रखेंगे फिर उसके बाद y अपना मान देगा। क्यों? क्योंकि y क्या है, इस पर डिपेंड है। तो इंडिपेंडेंट हो गया जो जिसका ऐसा चर जो किसी पर डिपेंड नहीं करे, और इंडिपेंडेंट हो गया जो चर किसी अन्य चर पर डिपेंडेबल हो। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी भी अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अवकल समीकरण की परिभाषा। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं अवकल समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हम परिभाषा की बात करें तो देखिए, अवकल समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें
आपका एक तो स्वतंत्र चर होगा, परतंत्र चर होगा, तथा एक या एक से अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो। यह डेफिनेशन सुनिएगा, यानी ऐसा समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर बिल्कुल, परतंत्र चर बिल्कुल, और एक या एक से अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो। यानी अवकलज किसके सापेक्ष होंगे? स्वतंत्र चर। और स्वतंत्र चर आपने देखिए लगभग x माना था y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x क्या था आपका? स्वतंत्र चर था, और y क्या था? परतंत्र चर। अभी देखो ये y बराबर क्या था आपका? एक्स स्क्वायर, और उसके अवकलज यानी अब इसका dy बाई dx करेंगे तो क्या आ गया आपके पास? 2x। ये क्या था? परतंत्र चर, और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज। अवकलज हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्ष ही होता है। तो ऐसा समीकरण जिसके अंदर, अब पूरा समीकरण लिखें समझ आ जाएगा, ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर भी हो, स्वतंत्र चर के सापेक्ष स्वतंत्र चर का भी अवकलज हो सकता है, यानी 2x यहां पर आ सकता है, परतंत्र चर का भी हो सकता है, और एक से अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष, यानी जो तीनों चीजें नाम बोले हैं उनके स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहां पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कौन सा? देखो, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2d² y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इस प्रकार प्लस y बराबर e की पावर x। ये कोई अवकल समीकरण मैंने लिखा है, ये क्या है? अवकल समीकरण है। क्यों है? क्यों? देखिए क्यों है ये अवकल समीकरण? क्योंकि इसके अंदर ये क्या है? परतंत्र चर, और ये क्या है? x स्वतंत्र चर। परतंत्र चरों के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान है, या फिर स्वतंत्र चर भी विद्यमान हो सकते हैं, सीधे डायरेक्ट स्वतंत्र चर भी हो, परतंत्र चर हो, या एक से अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो। तो डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने नोट्स हैं आपके पास तो कोई दिक्कत ही नहीं, नोट्स आपने नहीं ले रखे हैं तो नोट्स आप ले सकते हैं। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं भी जिन समीकरणों में, ये लिखवा देता हूं चलिए मैं, जिन समीकरणों में स्वतंत्र चर, ठीक है, स्वतंत्र चर विद्यमान हो, परतंत्र चर विद्यमान हो, तथा एक या एक से अधिक परतंत्र चरों, एक या एक से अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो। डेरिवेटिव्स इंग्लिश के अंदर आप कहेंगे विद्यमान हो, क्या कहेंगे? डेरिवेटिव्स, ठीक है, समझ में आ गया? जिन समीकरणों में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा एक या एक से अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान है, तो आप उसे क्या कहेंगे? अवकल समीकरण कहेंगे, ठीक है, या इसे इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यह आपकी इक्वेशन हो गई। अब इस अवकल समीकरण के दो प्रकार की अवकल समीकरण होती है। एक तो साधारण अवकल समीकरण, जिसमें क्या होता है? एक तो साधारण अवकल समीकरण, देखो ये रही, ये ऐसी अवकल समीकरण। एक होती है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकलज आप पार्शियल डेरिवेटिव जानते हैं क्या होता है? देखो इसमें आपका पार्शियल डेरिवेटिव जो बीएससी की बुक लगती है वो नहीं है इसके अंदर, आपकी सेकंड ग्रेड सिलेबस के अंदर, लेकिन उसका उपयोग है पार्शियल डेरिवेटिव का कैलकुलस वाली बुक के अंदर। कैलकुलस वाली बुक में जो अवकलन गणित, समाकलन गणित आपकी बुक है, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव का उपयोग होता है। उसमें कुछ चाहे आपकी समघात आइलर थ्योरम होगी, उसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव होता है, तो उसके अंदर उपयोग है, बाकी इसमें नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? यानी जिस चर के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं सिर्फ वही चर आपका होगा, बाकी जितने भी चर हैं वो कांस्टेंट की तरह भूमिका निभाएंगे। अगर मैंने कह दिया भी आपके पास, मान लीजिए हम बात करें पार्शियल डेरिवेटिव की, मैं बात करता हूं, ठीक है, हम बात करते हैं अवकल समीकरण के प्रकार की। अवकल समीकरण के प्रकार यानी टाइप्स। तो मैंने बात बताई भी, एक कौन सा? एक तो आपका हो गया साधारण अवकल समीकरण। साधारण तो अभी आप मैंने बताया है, वो साधारण हो गई अवकल समीकरण। दूसरी मैंने बताई है आपको आंशिक भिन्न वाली। कौन सी? आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक भिन्न नहीं, आंशिक अवकल, आंशिक अवकल समीकरण।
अब हम आंशिक अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं। देखिए आंशिक अवकल होता क्या है, ये वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। भी मान लीजिए ये आपके पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। अब इसका आंशिक अवकलन करना है, तो जिस चर के सापेक्ष आप करेंगे, मान लीजिए आपको x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, पार्शियल डेरिवेटिव इंग्लिश के अंदर कहते हैं, तो इसमें x ही चर होगा, y क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह भूमिका निभाएगा। तो यानी करेंगे तो देखो 2x और इसका करेंगे तो ये क्या आएगा, यहां पर 0 आ जाएगा और ये आप प्लस का 2 बराबर 0 आपके पास, ये इस प्रकार आपकी समीकरण बनेगी फिर, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। अगर आप y के सापेक्ष करते हैं तो यहां ये x क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट की भूमिका निभाएगा। तो ये आंशिक अवकल, यानी दो आपकी समीकरण होती हैं, एक तो साधारण अवकल समीकरण हो गई, एक आपकी आंशिक अवकल समीकरण हो गई। कितने प्रकार की, दो ही प्रकार की होती हैं। आंशिक अवकल समीकरण हमने बात कर ली, साधारण के बारे में बात कर ली। आंशिक अवकल इसके अंदर उपयोग नहीं होगा क्योंकि इस अपने चैप्टर के अंदर नहीं है, सिर्फ आपके अवकल समीकरण वाला ही पोर्शन है, ठीक है, अच्छे से समझ गए, नोट कर लो। अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी, ये नॉर्मल बातें थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चैप्टर्स आपके स्टार्ट होंगे। जैसे जो हम इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अवकल समीकरण की कोटि व घात के बारे में पूछा जाता है कि उसकी पावर कितनी है, उसकी कोटि कितनी है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है और कई बार पूछ लिया जाता है। लेकिन कोटि में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दिक्कत आती है घात निकालने में। भी घात कैसे ज्ञात करें, कोटि में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन घात में आपको दिक्कतें आएगी। देखने को लगेगा भी बिल्कुल आसान सी है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा उस चीज़ को। तो देखिए अपन बात करते हैं किसके बारे में, अवकल समीकरण। पहले हम बात करेंगे अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि के बारे में हम बात करते हैं। देखिए अवकल समीकरण की कोटि की डेफिनेशन बात आए भी, जो अवकल समीकरण आपको दिया है उसमें उच्चतम अवकलज की संख्या, यानी उच्चतम अधिक से अधिक कितनी बार अवकलन हुआ है। कोई अवकल समीकरण दे दिया आपको सीधा और उसमें पूछा है इसकी कोटि बताएं, तो आपको क्या ज्ञात करना है भी, मैक्सिमम इस अवकल समीकरण के अंदर कितनी बार अवकलन हुआ है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कोटि, ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कोटि की, क्या कि उच्चतम अवकलज की संख्या, उच्चतम अवकलज की संख्या, उच्चतम अवकलज की संख्या, उच्चतम अवकलज की संख्या, ये क्या कहलाती है, आपकी कोटि कहलाती है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल, अब इसमें आप बताएंगे भी आपको दे दिया y डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये आपको दे दिया, ठीक है। या यहां पर और मान सकते हैं आप, यहां मान सकते हैं e की पावर x साइन x, ये क्वेश्चन है आपका। और इसमें कह दिया कि इसमें आप उच्चतम अवकलज की संख्या या फिर इसकी कोटि बताएं, तो कोटि बता सकते हैं कैसे, सिर्फ मैंने आपको बताया भी कोटि की डेफिनेशन क्या है, उच्चतम अवकलज की संख्या। उच्चतम अवकलज की संख्या क्या है, तो यहां पर बताएं कितनी बार मैक्सिमम इस अवकल समीकरण के अंदर अवकलन हुआ है। एक बार ये हो गया, दो बार, यानी मैक्सिमम कितना हुआ है, दो बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोटि व घात आपसे पूछेगा, घात की डेफिनेशन क्या होगी, पावर की, पावर की डेफिनेशन होती है भी जो उच्चतम अवकलज था, उच्चतम अवकलज हुआ है, जहां जो पार्ट आपको उच्चतम अवकलज बता रहा है, अभी ये उच्चतम अवकलज बता रहा है, अभी ये उच्चतम अवकलज जो है उसकी पावर कितनी है, वही क्या होती है, अवकल समीकरण की घात। यानी उच्चतम अवकलज की, उच्चतम अवकलज की, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही क्या होती है, घात होगी। उच्चतम कोटि के अवकलज की घात क्या होगी, घात। अब देखो उच्चतम अवकलज कौन सा, ये था, इसकी पावर कितनी है, एक ही तो है। अगर यहां 2 होता तो आप कह देते भी इसकी घात कितनी है, 2 होगी। लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है,
कई बार आप चकमा खा जाएंगे इसके अंदर। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले अगर इसके अंदर आपको चीजें उपयोग में करनी पड़ेगी, एक तो पूर्ण बीजीय फलन आपका होना चाहिए, एक उसके अंदर प्रीमीकरण आप करेंगे, यानी कोई रूट के अंदर आपकी चीजें हैं तो उस रूट को आप सोल्व करेंगे पहले, फिर आपको पता चलेगा भी कितनी उसकी उच्चतम अवकलज की घात क्या है। पहले आप उसका पूर्ण रूप से प्रीमीकरण करेंगे, फिर उसके बाद बीजीय पूर्ण रूप से बीजीय फलन होगा, फिर उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट मिलेगा वही क्या होती है, उसकी घात होगी। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, ठीक है, एग्जाम्पल हम करते हैं भाई। देखो एग्जाम्पल अपन करते हैं, देखिएगा, एक तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, x dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस y dy बाई डी एक्स माइनस का 3y, इसमें पूछा है बराबर 0 की घात है, तो ये तो देखिए इसमें प्रीमीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पूर्ण रूप से एक प्रकार से आपका इक्वेशन है जो अवकल समीकरण का नॉर्मल इक्वेशन होता है, वही समीकरण है इसके अंदर। तो आप इसकी घात बता देंगे भी जो उच्चतम अवकलज हुआ है उसकी घात, उच्चतम अवकलज हुआ है उसकी घात। तो उच्चतम अवकलज देखो यही है dy बाई डी एक्स, और जो मैक्सिमम पावर होगी वो आप बता देंगे। अब देखो एक यहां पर है, दो यहां पर है, तो मैक्सिमम घात आपको बतानी है, तो घात इसकी कितनी हो जाएगी, 2 इसकी घात हो जाएगी। एक क्वेश्चन आप देखो, एक क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वेयर, और इसकी पावर है 3/2। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहां पर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, ये क्वेश्चन देखें, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वेयर बराबर 0। अब इसमें आपको बताना है इसकी घात क्या है। तो अब आप ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकते कि देखो यहां पर आपका मैक्सिमम बार अवकलन हुआ है और आप इसकी पावर 1 बता देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे करते ही आपका ये गलत हो जाएगा, ऐसे करते ही गलत हो जाएगा। देखिए आप देख रहे होंगे एक तो डी वाई बाई डी एक्स हुआ है, आपकी कोटि सही होगी कि कोटि 2 है, लेकिन घात आप ऐसा नहीं कर सकते भी 1 है, नहीं होगा ऐसा। तो सबसे पहले आपको इसका प्रीमीकरण करना पड़ेगा। देखो 3 की पावर 3/2 इसके ऊपर पावर h को सोल्व करें, एक आप बीजीय रूप में इसको बनाएं पहले, फिर उसके बाद आप करेंगे। तो देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, अगर मैं इसकी स्क्वेयर करता हूं तो ये अंडर आपका हट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वेयर, और इसकी पावर कितना आ गई क्यूब। अब ये प्रीमीकरण आपका हो गया, अब ये हो गया, क्योंकि आप इसको सोल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कोई पावर नहीं आएगी। लेकिन जो अंडरूट देखो अंडरूट के अंदर है तो उसको पूर्ण रूप से प्रीमीकरण करना पड़ेगा, या फिर कोई बीजीय फलन नहीं है तो उसे पहले बीजीय फलन बनाएं, फिर उसके बाद ये चीजें लागू होंगी। तो आप बता सकते हैं, अब इस घात कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। तो घात बताएं क्या 1 आई क्या, देखो आपने बेशक भले ही आपने देखा होगा भी घात 1 आनी चाहिए, लेकिन घात आपकी 1 नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि देखो ये पूर्ण रूप से प्रीमीकरण नहीं था, पूर्ण रूप से आपका बीजीय फलन नहीं था, इस वजह से आपकी घात नहीं आई। तो आज अपना जो चैप्टर है हम इतना ही इसको रखते हैं, बाकी जो पोर्शन है अब अपनी क्लासेस स्पीडली आएंगी। तो पहली क्लास है, पहली डिजिटल बोर्ड पर क्लास थी अपनी, और आपको क्लासेस स्टार्ट बता दिया है, भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और अपना जो हम बात करें, जो कोर्स है सेकंड ग्रेड मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स सिर्फ 471 रुपए के अंदर, जहां आपसे 12-12 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, सब कुछ नहीं, सिर्फ 471 रुपए के अंदर। टेस्ट सीरीज आप सिर्फ 371 रुपए के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज जरूर आप लीजिएगा, एक साथ सारे नोट्स आपको मिलेंगे 351 रुपए के अंदर। ये अपनी टीम के व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आपको कॉन्टेक्ट करना है सभी को, ठीक है। तो चलिए आज की इस लेक्चर में इतना ही। क्लासेज अब बहुत लेंथी क्लासेज आएंगी, आज अपनी शुरुआत की है, बाकी पोर्शन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।